नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। तो शुरुआत में आपसे दो अहम मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। पहला मुद्दा ये कि 1980 के बाद पहली बार, या कहें कि शुरुआत से लेकर अब तक रिकॉर्ड बन चुका है मंत्रिमंडल विस्तार में। कभी भी इससे पहले इतना समय नहीं लगा। एक तो मुद्दा ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार की क्या प्रारूप आप देख रहे हैं विजय जी, और दूसरा ये कि अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में जो कुछ भी योजनाएं लाई गई, क्या उस पर विराम लगने वाला है या फिर उनका खाका बदलकर उनको नए रूप में आगे रखा जा सकता है, या फिर बिल्कुल ही नई योजनाओं के साथ भजनलाल सरकार लोगों के समक्ष एक नई योजनाओं का खाका पेश करने वाली है। विजय जी, सबसे पहला सवाल यही बनता है आपसे, मंत्रिमंडल विस्तार, आपने तो कई सरकारों का आना और जाना देखा होगा, क्या कभी इतना समय लगा है पहले? और यह सवाल इसलिए भी वाजिब है क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, आचार संहिता लगने वाली है, क्या कहेंगे आप? हाँ, ये बात आपने सही कही आचार संहिता की। देखिए, पिछली बार 10 मार्च को आचार संहिता लगी थी। इस बार कहा जा रहा है कि चुनाव 10-15 दिन पहले घोषित किए जा सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर 10-15 दिन पहले घोषित किए गए तो 65-66 डेज बचेंगे काम करने के लिए। दूसरा, माना मंत्रिमंडल की लिस्ट दिल्ली से आनी है, माना चीज़ें वहाँ से तय होनी है, लेकिन कोई सरकारी हरकारा तो लाने वाला नहीं है। आना तो ईमेल पर है या व्हाट्सएप पर है। अब छत्तीसगढ़ में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, अब राजस्थान की बारी है। तो मोटे तौर पर ऐसा दिख रहा है मुझे कि जैसा मध्य प्रदेश में किया कि 35 मैक्सिमम हो सकते थे, मुख्यमंत्री 2 मुख्यमंत्री मिलाकर 31 हो गए, तो यहाँ पर 30 मैक्सिमम हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है 24 तक मंत्री बने। पर अगर मान लीजिए विजय जी, आज मंगलवार हो गया है, बुधवार तक अगर मंत्रिमंडल विस्तार के खाके को अमली जामा पहना दिया जाता है, तो क्या 70 के दिन करीब रह जाएंगे? अगर मान लीजिए मार्च में लगता है आचार संहिता, क्या आपको लगता है कि वो एक पर्याप्त ड्यूरेशन है मंत्रियों के लिए अपने आप को प्रूव करने के लिए, मुख्यमंत्री को अपने आप को प्रूव करने के लिए? नहीं, देखिए, दिन तो समय कम है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सब कुछ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। अभी इनको कुछ करना नहीं है जनता के लिए, सिर्फ बड़ी चीजें की कुछ ऐसी घोषणाएं कर देनी है, और फिर उसके साथ साथ कि मंत्रिमंडल में ऐसे लोग रख लो कि हर जाति को खुश किया जा सके। क्योंकि जो केंद्र में अभी जो 3 मंत्री और 2 मुख्यमंत्री हैं, उसमें कोई मीणा नहीं है, गुर्जर नहीं है, कोई जाट नहीं है। मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि इन जातियों को खुश करने की, आदिवासी, ST, इनको खुश करने की कवायद हो सकती है। तो मुझे लगता है कि शायद इस संदर्भ में देर लग रही हो। फिर वरिष्ठ लोगों को भी जगह देनी है, युवा चेहरों को भी जगह देनी है। उनमें से कितनों को स्वतंत्र प्रभार सौंपा जाए, कितनों को अटैच कर दिया जाए ताकि वो कुछ काम सीख सकें। तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पर सारी तैयारी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 25 लोकसभा सीटों को ध्यान में रखते की जा रही है, और सब कुछ PMO की तरफ से, प्रधानमंत्री का जो दफ्तर है वहां से, मुझे लगता है राजस्थान डेस्क कोई अलग से बन ही गई होगी। अच्छा। और वहां से ही तय हो रहा है। पर फिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वहां भी वैसे ही हुआ है। आपको लगा कि पहले हो गया, और राजस्थान क्या अभी भी कुछ पेच फंसा हुआ है? नहीं, वहां भी वो टाइम तो लगा है। वहां कौन सा टाइम नहीं लगा, वहां भी लगा, वहां भी समय लगा, और वहां भी इस तरह की कुछ चीजें थी कि कैसे आपको सिस्टम में चीजें फिट करानी है। लेकिन होता क्या है कि जब तक मंत्रिमंडल नहीं बने, जब तक चीजें व्यवस्थित नहीं हो, सारे काम अटक जाते हैं, योजनाएं अटक जाती हैं। आपने घोषणा तो कर दी कि योजनाओं पर, टेंडर पर रोक लगा दिया जाता है, अच्छे भले काम। अभी आप देखिए, स्वामी मान सिंह हॉस्पिटल के अंदर जो सबसे बड़ा ऊंचा वो टावर बन रहा, उस पर भी काम रुक गया है, सुपर स्पेशलिटी। हाँ, सुपर स्पेशलिटी वाला। अब दूसरी योजना पर काम रोक दीजिए, लेकिन ऐसे आवश्यक चीजों पर पट्टे जारी होना सब, और SOP जो होती, मंत्रिमंडल बनता है, मंत्री होते हैं, विभाग की समीक्षा होती है, उसके लिए बजट का 31 मार्च तक का तो बजट है ही इनके पास, पिछली सरकार का। उसमें नया तो ये जोड़ नहीं सकते, लेकिन उसको कैसे साइकिल में लाया जाए, वो एक तरह से आचार संहिता में जैसे सारे काम ठप हो जाते हैं, वैसे जब तक मंत्रिमंडल नहीं बनेगा और मंत्रालय नहीं मिलेंगे, मंत्री संभालेंगे नहीं, तब तक भी प्रशासनिक और दूसरे काम ठप पड़े होंगे। तो देखिए, एक तरफ तो विजय विद्रोही आज बड़ी संजीदगी से विश्लेषण कर रहे हैं, कोई शेरो शायरी इन्होंने अभी तक नहीं कही है,
पर मैं कह देता हूं, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कोई खबर कैबिनेट विस्तार की। वाह। तो वाह वाह। अभी तक लग रहा है कि इंतजार थोड़ा सा और करना पड़ सकता है। पर विजय जी, बात ये भी है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, एक मुख्यमंत्री जो कि जयपुर संभाग से ही है, सांगानेर सीट से जीते हैं, दूसरी एक उप मुख्यमंत्री वो विद्याधर नगर से है, वो भी जयपुर से ही आती हैं। तो माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्री नियुक्त किए जा चुके हैं, अब आने वाले समय में अलग अलग जिलों को अगर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो वो रिप्रेजेंटेशन के तहत ऐसा लग रहा है कि अलग अलग जिलों को रिप्रेजेंटेशन मिल सकती है। किरोड़ी लाल मीणा का नाम जो है वो प्रमुखता से लिया जा रहा है, उसके अलावा बालकनाथ का नाम लिया जा रहा है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हालांकि वो जयपुर से ही आते हैं क्योंकि वो जीते हैं झोटवाड़ा से, वो जयपुर जिले में ही आती है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि आपको लगता है मिश्रण इस प्रकार का रहेगा कि अलग अलग संभागों को सही तरह से रिप्रेजेंटेशन मिले? स्वाभाविक है कि संभागों का रिप्रेजेंटेशन होगा, जातियों का रिप्रेजेंटेशन होगा। संभागों में से भी जहां पर ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली हैं उन पर थोड़ा ज्यादा जोर दिया जाएगा। जहां पर लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी को लगता है और जोर दिए जाने की जरूरत है, कुछ कमजोर सीटें हैं पिछली बार के मुकाबले, मान लीजिए उनको लगता है, जैसे कि जहां 3 सांसद हार गए, आपको लगता है कि वहां पर आपको ज्यादा जोर देना चाहिए, उस पर जोर दिया जाएगा। फिर ऐसे नए चेहरे जिन्होंने बड़े चेहरों को हराया कांग्रेस के, उनमें से भी कुछ को अहमियत दी जाएगी। फिर संघ का भी दबाव रहता है अपना, वसुंधरा राजे भी अपना थोड़ा दबाव डाल रही हैं। अब मुझे नहीं मालूम वो कितना कामयाब होंगी। शिवराज सिंह चौहान तो ज्यादा कामयाब हुए नहीं और ना ज्योतिरादित्य सिंधिया कामयाब हुए। पर मैंने वसुंधरा राजे को जितना देखा, क्योंकि जिस दिन मनोनीत किए गए भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर, उनके चेहरे पर एक उदासी सी थी, पर जब पहली बार वो विधानसभा पहुंची तब उनके चेहरे पर एक भीनी भीनी मुस्कान सी थी। क्या लगता है कुछ अंदर खाने में तय हो चुका है कि आपको इस तरह से एकोमोडेट कर लिया जाएगा, या आपके पक्ष के लोगों को इस तरह से एकोमोडेट कर लिया जाएगा, या फिर वसुंधरा राजे की अंदर खाने में कोई तिकड़मबाजी, कोई राजनीति, कोई रणनीति तैयार हो रही है? क्या लगता है आपको? देखिए, अभी इस बारे में कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि शिवराज सिंह तो जेपी नड्डा से मिल आए और बाहर निकलकर उन्होंने पत्रकारों से भी कह दिया कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी शायद दक्षिण की कमान में संभालूं, ये भी संकेत दे दिया उन्होंने। लेकिन वसुंधरा ने इस तरह का भी कोई संकेत दिया नहीं है। और अभी लगता नहीं शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले वसुंधरा राजे ज्यादा लेयर्ड पर्सनालिटी हैं, उनके अंदर क्या चल रहा होता है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स वो करती हैं? वो भी है, फिर उम्र का भी फर्क है। शिवराज सिंह चौहान 64 साल के हैं, उनको मालूम है उनके पास वापसी है, वापसी का मौका है। वसुंधरा 71 की हो गई है शायद, इनको पता है कि ये वापसी का कोई मौका नहीं है और अब बेटे के लिए कुछ हो जाए तो हो जाए, हो सकता है ये विचार चल रहा हो। चलिए अब एक बार और बात कर लेते हैं वो दिग्गज नेता जिन्होंने चुनाव लड़े पर हार गए। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, तारानगर सीट से राजेंद्र राठौड़, माफ कीजिएगा, राजेंद्र राठौड़ ने चुनाव लड़ा, वो हार गए। इसके अलावा डॉक्टर सतीश पूनिया ने चुनाव लड़ा आमेर विधानसभा क्षेत्र से, वो चुनाव हार गए। क्या लगता है कि इन नेताओं को उपचुनाव लड़वाया जा सकता है? क्या इनको कैबिनेट में कोई जगह मिल सकती है? भजनलाल कैबिनेट में? जी देखिए, उसके लिए उपचुनाव लड़ाने की जरूरत नहीं है। वो 6 महीने तक आप बस उसके लिए 2 सीटें खाली करानी पड़ेंगी, 2 सीटें खाली करानी पड़ेंगी। राजेंद्र राठौड़ पूर्व में, और उसको भी अभी खाली कराने की, विपक्ष रह चुके, हाँ वो भी अभी खाली कराने की जरूरत नहीं है। भजनलाल जी चाहें तो आपको भी 6 महीने के लिए मंत्री की शपथ दिलवा सकते हैं। और उस केस में अगर मैं लड़ता हूं तो किसी एक व्यक्ति को सीट छोड़नी पड़ सकती है। वो 6 महीने में। अब पता नहीं पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए, कुछ लोग जिस ढंग से राजेंद्र राठौड़ अभी वक्तव्य दे रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई संकेत मिला है कि मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ऐसा हुआ तो मुझे लगता है बड़ा थोड़ा हैरानी होगी। लोकसभा का चुनाव अगर लड़ाया जाता है विजय जी, तो वो तो मेरे को लगता है ऐसा बीजेपी मोदी के नाम पे लड़ेगी चुनाव। और उस चुनाव में क्या आपको लगता है एक ऐसा नेता जो कि विधानसभा का चुनाव तक हार चुका हो, मोदी चाहेंगे कि इनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए? देखिए, 6 सांसद चुनाव मैदान में उतारे थे, एक राज्यसभा का मिला के 7। 6 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ 3 जीते हैं, 3 हारे हैं। 50% स्ट्राइक रेट रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि राजस्थान में वैसे भी पूरे देश भर में ही
बीजेपी अपने 302 सांसदों में से लोग कह रहे हैं कि मोटे तौर पर शायद 140 या 150 तक को बदला जा सकता है। तो यहां भी, हाँ, तो यहां भी रिप्लेस करेगी। तो रिप्लेस जो विकल्प के रूप में राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया अच्छे उम्मीदवार मुझे लगता है निकलने चाहिए। पर सीटों की अगर बात करें कि अगर सतीश पूनिया ने चुनाव लड़ना है तो जयपुर शहर से तो कहा जा रहा है कि अरुण चतुर्वेदी का नाम प्रमुख तौर पर आगे आ सकता है, क्योंकि उनको सिविल लाइन से चुनाव लड़ाया तक नहीं गया। पूर्व में वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं, अभी जो सांसद है उन्हीं को क्यों नहीं रिपीट किया जाए? करीब 5 लाख के ज्यादा से रामचरण बोहरा जीते थे। आपको लगता है इतना उन्होंने कुछ अपना छाप छोड़ी है कि उनको रिपीट करने के लिए पार्टी मानस बनाया? नहीं, सुरक्षित सेफ सीट है, सेफ सीट है, फिर क्यों रिस्क लेना? रिस्क लेके क्या मतलब है? आपको तो नजर आपकी 25 सीटों पर, और अभी जो एक सर्वे आया जिसमें कांग्रेस को 0 से 2 मिल सकती हैं, यानी 0 से 2, मैक्सिमम 2 भी मिल सकती हैं, और बीच का एवरेज निकाला जाए तो 1 भी मिल सकती है। तो ये मोदी जी को पसंद नहीं आएगा कि कोई खाता खुल जाए कांग्रेस का उसमें, क्योंकि पर ये भी कह सकते हैं विजय जी के कांग्रेस के पास खोने के लिए उस हिसाब से कुछ नहीं है, क्योंकि 2019 में उसका 0 का आंकड़ा आया था। तो उस हिसाब से कुछ गेन कर सकती है वो। बीजेपी अलायंस में आरएलपी के साथ में 25 में से 25 सीटें लेने में सक्षम साबित हुई थी। पर आप कह रहे हैं कि पर मैंने इसलिए आपको कहा जयपुर शहर का, क्योंकि देखिए आप जैसे खुद कह रहे हैं कि 50% के करीब सीटें, 140 के करीब नए चेहरे ला सकती है पार्टी। ऐसे में राजस्थान में भी कई सीटें हो सकती हैं जिसमें नया चेहरा है। रामचरण बोहरा की पर्सनैलिटी भले ही मोदी जी को वैसे लोग पसंद आते हो, पर परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ ऐसा परफॉर्म किया है जिसकी वजह से उनको तीसरी बार मौका मिले सांसद बनने का। हो सकता है जी। चलिए अब आगे इस बात को बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल विस्तार की। जिस तरह से हम बात कर रहे थे, बालक नाथ का नाम मैंने आपको कहा, बालक नाथ और किरोड़ी लाल मीणा, क्या आपको लगता है कि ये नाम जो हैं वो आगे लाए जा सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल? देखिए, मध्य प्रदेश में जितने सांसद चुनाव जीत कर आए करीब करीब सबको एडजस्ट किया गया है। कैलाश विजयवर्गीय को भी एडजस्ट किया गया है। तो यहाँ तो 3 जीत कर आए हैं, 3 में से 2 मुझे लगता है ये 2 तो हो ही जाएंगे। अब राज्यवर्धन राठौड़ इस चक्कर में ना मारे जाएं कि जो जयपुर संभाग के ही हैं, क्योंकि देखा जाए तो तीनों जयपुर संभाग के हैं, मतलब उनको भी माना जाएगा, बैरवा को भी। साथ एक पहलू ये भी है कि वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। देखिए, मोदी जी के लिए ये कोई क्राइटेरिया तय नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है कुछ भी। वहां पर आप देखिए, हम तो मध्य प्रदेश का उदाहरण इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि जहां वैसा जो किया तो पड़ोस के राज्य में भी करीब करीब वैसा होगा। तो वहां सबको एडजस्ट किया तो हो सकता है यहाँ पर भी एडजस्ट हो जाए। ऐसे में अगर वसुंधरा राजे को कहते हैं आप कैबिनेट मंत्री बने तो वो उनके लिए ह्यूमिलेशन नहीं हो सकता? नहीं, वो तो नहीं कहेंगे। शिवराज सिंह चौहान को भी नहीं कहा, ऐसा नहीं है, इतना नहीं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। किरोड़ी लाल मीणा को किस तरह से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वो गृह मंत्री बन सकते हैं? मैं देख रहा था एक पहलू आपने कहीं एक प्लेटफॉर्म पे ये राय दी थी कि दिया कुमारी को गृह मंत्री बना सकते हैं, क्योंकि आपको लगा कि महिला जो है, दलित जो है, वो ज्यादा अपने आप को सशक्त फील करेंगे अगर पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवानी है, कंप्लेंट करनी है। अगर एक महिला जो है गृह मंत्री बनती है तो सशक्तिकरण ज्यादा होगा। क्या आप उसी पे कायम है अभी? आपको लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा भी एक व्यक्ति ऐसे हैं, एक व्यक्तित्व ऐसा है? देखिए, वो मैंने इसलिए कहा था, मैं मोदी जी से इस बारे में थोड़ा प्रेरित हुआ था कि वो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। तो मुझे लगा कि अगर यहाँ पर आउट ऑफ बॉक्स सोचा गया कि गृह मंत्रालय, क्या कोई देश में पहली बार किसी महिला को दिया, देश से नहीं, राजस्थान में कम से कम कोई पहली महिला को दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है क्योंकि राजस्थान में महिलाओं के मुद्दे को उठाते रहे, कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाते रहे, फिर इनका कोई बैगेज नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का इनके खिलाफ कोई मामला नहीं है दिया कुमारी पर, और राजघराने की तरफ से है, तो थोड़ा महिलाओं का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। और अगर बनती है तो आगे के समय के लिए तैयार भी की जा रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर मेरा ये मानना है क्योंकि उनको उप मुख्यमंत्री पद मिल चुका है तो चांसेस उनके थोड़े कम है कि उनको गृह मंत्री के पद से भी नवाजा जाएगा। इसके अलावा बालक नाथ को, लेकिन देखिए, उप मुख्यमंत्री हो, 2 उप मुख्यमंत्री हो, इनको पद तो छोटा नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री तो खैर आमतौर पर वित्त विभाग रखते हैं, गृह भी अशोक गहलोत ने तो गृह भी रख रखा था। तो जो उप मुख्यमंत्री उनको बड़ा पद दिया जाएगा, पद से मतलब माफ कीजिएगा, मंत्रालय अच्छा बड़ा वाला दिया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि उनको कोई पर्यटन ऐसा नहीं होगा। गृह विभाग हो सकता है, वित्त विभाग तो आप खुद ही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री रख सकते हैं अपने पास,
तो ऐसे में वित्त विभाग के अलावा जो गृह विभाग आप कह रहे हैं कि वो उप मुख्यमंत्री के पास जा सकता है। चलिए, बालकनाथ को किस तरह से देखते हैं? बाबा बालकनाथ महंत हैं और गोपालन मंत्रालय ठीक बैठेगा। और बाल मुकुंदाचार्य जी का क्या होगा फिर उस केस में? वो फर्स्ट टाइमर है, आप उनकी बात करनी चाहिए जिनको पहले थे वो अब जीत के आए हैं। ओटा देवा, क्या नाम है, सिरोही के जी, ओटाराम देवासी। हाँ, वो उनको तो एक्सपीरियंस भी है, गोपालन मंत्री रह चुके हैं। उस समय के देश के केवल अकेले काउ मिनिस्टर कहे जाते थे वो। इसके अलावा बात करते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में विजय जी, आप कह रहे हैं कि ये स्मॉल एंड स्वीट हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जो है जिस प्रकार का प्रारूप सरकार को मंत्रिमंडल के विस्तार का अगर करना है तो ज्यादा बड़ा नहीं करेगी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं स्मॉल एंड स्वीट नहीं, मैं तो कह रहा हूं भारी भरकम होगा। करीब करीब जैसा मध्य प्रदेश में 35 रख सकते हैं, 31 हो गए, तो ऐसे यहाँ पर 30 रख सकते हैं, तो हो सकता है 24 मंत्री बन जाए। 24 मंत्री बन जाए। हाँ। तो विजय जी के मुताबिक बेहद मुमकिन है कि 24 मंत्री 35, उसमें 17-18 कैबिनेट हो सकते हैं और बाकी बचे हुए राज्य मंत्री हो सकते हैं। जी, तो ये इनका कहना है कि 35 में से 24 मंत्रियों की 30 में से 24 मंत्रियों की घोषणा, क्योंकि 2 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 24 मंत्रियों की घोषणा कल या परसों में हो सकती है जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होता है। और ये जो प्रेरोगेटिव है वो मुख्यमंत्री का होता है कि वो किसको क्या मंत्री पद दे। पर साफ तौर पर जैसा भी लग रहा है, भाजपा की अंदरूनी राजनीति जिस प्रकार से चल रही है, साफ तौर पर जो निर्णय है वो केंद्रीय नेतृत्व के पाले में रहेगा और जो फैसला है उसकी घोषणा जल्द ही हो सकती है। राज्यपाल के ऑफिस से जल्द ही पत्रकारों को इंटीमेशन आ सकती है कि फलानी तारीख को इतने बजे मंत्रिमंडल के विस्तार के तहत आप आमंत्रित हैं। विजय जी, अब बात कर लेते हैं सरकार की घोषणाओं के बारे में। ये बड़ा मुद्दा है क्योंकि लोग आशंकित भी हैं, उनको ये भी लग रहा है कि जो चिरंजीवी योजना या फिर जो अन्य योजनाएं सरकार की चली आ रही हैं, क्या उन पर विराम लगने वाला है? क्या उनको भजनलाल शर्मा की सरकार आगे लेकर जाएगी? सबसे पहले बात करते हैं चिरंजीवी योजना। नहीं, मैं देखिए 3 लोकल अखबार, तीनों लोकल अखबार की हेडलाइन दिखाता हूं, आप ये देखिए। एक है योजनाएं बंद नहीं करेंगे, आयुष्मान में फ्री इलाज 25 लाख तक बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री, एक ही अखबार है। दूसरा अखबार देखिए राजस्थान पत्रिका, कोई योजना बंद नहीं करेंगे, निःशुल्क दवाइयों का बढ़ेगा दायरा। तीसरा देखिए दैनिक नवज्योति, कांग्रेस की कोई भी योजना बंद नहीं होगी, सुविधाओं का होगा विस्तार। देख लिया आपने, अब बगल में झांकिए, बगल में देखिए, बगल में क्या है? राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम 31 से होगा बंद। देख लिया आपने, ये बड़ा झटका है। तो आप 2.5 लाख नौकरियां 5 साल में देने का वादा किया था, यानी 50,000 नौकरियां हर महीने, हर साल। और यहां 50,000 लोगों को 1 जनवरी से आप बेरोजगार कर देंगे। 2 साल की मियाद थी इनकी इंटर्नशिप में, सिलेक्शन होता था, 17,500 रुपए हर महीने मिलते थे। अगर आपको राजीव गांधी नाम से ऐतराज है, अटल बिहारी तो वाजपेयी जी योजना कर दीजिए या हेडगवार योजना कर दीजिए, दीनदयाल उपाध्याय योजना कर दीजिए। और दूसरी बात है चिरंजीवी की आप बात कर रहे थे, चिरंजीवी में देखिए आयुष्मान का विस्तार होना और चिरंजीवी योजना नितांत अलग है। कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश बहुत सारे लोग कर रहे हैं। चिरंजीवी टारगेटेड नहीं है, सबसे बड़ी बात है चिरंजीवी में हर कोई आ सकता है, मैं आप कोई भी आ सकता है, राजस्थान का कोई भी नागरिक आ सकता है। आयुष्मान टारगेटेड है, इसमें सिर्फ जो एनएफएस से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आते हैं, जिनको 82 करोड़ देश की जनता को जो अनाज मिल रहा है, जो उसने वही आते हैं। और आयुष्मान का विस्तार 5 लाख की जगह 10 लाख कर दो, 10 की 25 कर दो, 50 कर दो, लेकिन चिरंजीवी तो आप बंद ही कर रहे हैं। चिरंजीवी में तो जिनको 850 रुपए एक आदमी अपने बीमा का देता है। आप देखते हैं किसी प्रकार का विरोध इस प्रकार के फैसले को लेकर के, क्योंकि चिरंजीवी जैसा आप खुद कह रहे हैं, इसमें हर किसी को, जो भी राजस्थान का नागरिक है, यहाँ रहता है, परिवार के लोग हैं, वो सारे इसमें शामिल हो सकते थे। पर सवाल ये भी उठता है कि पहली बात किसी प्रकार का जमीनी स्तर पर विरोध होता हुआ देख रहे हैं आप। दूसरी बात ये कि विजय जी, जो लोग चिरंजीवी में एनरोल्ड थे उनका क्या होगा, कब तक वो कंटिन्यू करेगी? ये थोड़ा सा अगर आप दर्शकों को क्लैरिफाई करना। ये क्लैरिफाई सरकार को करना है,
सवाल उठा रहे हैं हम लोग सब। भाई सवाल ये उठता है कि जैसे मैंने पिछले साल आवेदन किया तो मुझे कब तक इसके तहत इलाज मेरा मुफ्त होता रहेगा? एक दूसरा 2024 तक ये स्कीम, हाँ, ये 1 मई 2024 तक की स्कीम है जिन्होंने 850 रुपया प्रीमियम दे रखा है। तो 1 मई 2024 के बाद क्या होगा? नहीं, मई 2024 तक भी लागू रहेगी कि नहीं रहेगी? कायदे से तो लागू होनी चाहिए। ये चीज भी इसमें साफ होनी चाहिए, क्योंकि अब निजी अस्पताल वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। जब तक कि निजी अस्पताल वालों को उनका जो रियम्बर्समेंट नहीं होगा, और सरकार अगर रियम्बर्समेंट नहीं करेगी मान लीजिए, तो निजी अस्पताल वाला भी समझ जाएगा कि किसी का इलाज नहीं करना, और अगर रियम्बर्समेंट करती है तो निजी अस्पताल वाला भी इलाज करेगा। अब उसमें दिक्कत यह है कि ये सब निजी अस्पतालों का कुछ खेल बताया जा रहा है मोटे तौर पर। जैसा एक अखबार ने भी छापा है कि निजी अस्पताल वाले पहले भी खुश नहीं थे, और ये आरोप लगता रहा है कि निजी अस्पताल वाले बीजेपी को ज्यादा वोट देते रहे हैं, और शायद बीजेपी उनको शायद खुश करना चाहती है, क्योंकि निजी अस्पताल वाले बड़े अजीब से तर्क दे रहे हैं कि जितना भुगतान सरकारी अस्पताल जितना भुगतान बीमा कंपनी से ले रहे हैं उतना ही निजी अस्पतालों को दिया जा रहा है। ये निजी क्षेत्र का शोषण है। किस बात का शोषण है, मुझे जवाब दिया जाए। सरकार ने जनता से ही पैसा लेकर सरकारी अस्पतालों के मेडिकल रिलीफ सोसाइटियों का खजाना भरने का रास्ता खोला, जिससे मुफ्त इलाज कराया जा रहा है। छोटी गली के और निजी अस्पताल में एक ही तरह का इलाज पैकेज है। इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि मैं तो कह रहा हूं सरकार को, राज्य में कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री का यह दायित्व बनता है कि वो आगे आकर क्लैरिफाई करें पूरी तरह से कि जो अहम फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका प्रारूप क्या रहेगा। अगर चिरंजीवी को बदलकर आयुष्मान करने वाली है सरकार, तो जो अभी तक एनरोलीज हैं, जो प्रीमियम दे चुके हैं, जो इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत अभी तक एनरोल्ड हैं, उन लोगों के साथ क्या होगा? ये बेहद जरूरी मानते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कम से कम चीजें तो क्लियर होनी चाहिए ना भाई। क्लियर होनी चाहिए कि मुझे इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा। आयुष्मान योजना और चिरंजीवी योजना में फर्क है। अब देखिए, हमारे यहां भामाशाह योजना होती थी वसुंधरा के टाइम पे। जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने क्या किया कि भामाशाह योजना और केंद्र की आयुष्मान योजना, उसका एक मिलाजुला कॉकटेल तैयार किया और उसके हिसाब से एक नई चिरंजीवी योजना पेश की। अब आपको ये चिरंजीवी योजना पसंद नहीं है, क्योंकि ये नाम पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि ये नाम सीधा सीधा अशोक गहलोत से जुड़ जाता है, और आपको लगता है लोकसभा चुनाव में चिरंजीवी जितनी बार नाम लेंगे उतना आपको नुकसान हो, तो आप अपना निजी चुनावी फायदे के लिए पर नाम बदल भी तो सकती थी। बदल सकती नहीं, ये तो बदल, आप समझ लीजिए चिरंजीवी नाम सिर्फ कागजों में रह गया है, आयुष्मान हो गया है। लेकिन आयुष्मान का दायरा चिरंजीवी के दायरे से छोटा है। हम तो ये कह रहे हैं कि मेरे जैसा एक सामान्य नागरिक जिसके पास किसी तरह का इंश्योरेंस नहीं है, मैं 850 रुपए साल के देकर मुफ्त इलाज की सुविधा पा रहा था, तो भजनलाल जी से मैं पूछता हूं मेरा क्या होगा? 1 मई 2024 के बाद मेरा क्या होगा? आप अभी से स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसी लाखों की संख्या में, केवल विजय विद्रोही नहीं, लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं प्रदेश के रहने वाले, उनके माता पिता जो कि बुढ़ी अवस्था, बुजुर्ग अवस्था में है, उनका क्या होगा? ऐसे लोगों का क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? जो कि भले ही वो बीपीएल में नहीं आते हैं, पर फिर भी इलाज उनके लिए बेहद अहम और बेहद प्राथमिक एक सुविधा थी, जो कि अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान कम से कम एक आश्वासन था कि वो सुविधा के तहत 850 रुपए का प्रीमियम देने के बाद उनके परिवार के लोग इस, मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार पूरे देश भर में आयुष्मान योजना का विस्तार करना चाहती है, तो उसके तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं कि सारा श्रेय उनको मिले, किसी राज्य सरकार को श्रेय नहीं मिले। तमिलनाडु की भी अच्छी योजना है, एक आध शायद उड़ीसा की भी अच्छी योजना है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया, और आपको ध्यान है शायद उड़ीसा ने तो ली नहीं है, या किसी एक राज्य ने, मैं भूल रहा हूं, तो आयुष्मान को लागू ही नहीं किया अपने यहां। और आयुष्मान भी आप ये भूल जाना चाहिए कि सारा सब कुछ केंद्र करता है, उसका एक छोटी राशि राज्य सरकार को भी देनी पड़ती है। पर उसमें अगर एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया यानी कि एक आर्थिक दायरा था, तो उस आर्थिक दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि जो लोग उस दायरे से बाहर थे उनको भी अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, 100%। अगर आप इलाज, लोगों के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च नहीं करोगे, अगर आप लोगों की शिक्षा पर पैसा खर्च नहीं करोगे, तो आप सरकार किस लिए हैं फिर? और हाँ, वेलफेयर स्टेट के लिए आप क्यों हैं, किस लिए हैं? और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि
आप या तो लाभार्थी वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं और असल में लोक कल्याण नहीं करना चाह रहे, एक चीज। और दूसरी, देव जी, हम भूल चुके, अभी मुझे अचानक ध्यान आएगा, राइट टू हेल्थ। इसका मतलब है राइट टू हेल्थ योजना जो अभी पास हुई है लेकिन उसके नियम नहीं बने हैं, तो ये सरकार तो शायद नियम ही नहीं बनाएगी। तो आपको लगता है कि वो पूरी तरह से शेल्व कर हाँ, सकती है राइट टू हेल्थ। भजन लाल शर्मा की सरकार ऐसे पर विजय जी, इसके अलावा एक बात ये भी है, ये तो हो गई चिरंजीवी योजना और बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि न केवल आर्थिक दायरा, पर जिस प्रकार से इसका दायरा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया था, और मैं ये कह सकता हूं कि आम जन में इस बात को स्वागत योग्य बताया गया था कि जिस तरह से परिवार में अगर कोई भगवान न करे बड़ी बीमारी हो जाए, तो ऐसे स्थिति में कैंसर या अन्य कोई बड़ी बीमारी जो कि एक आर्थिक रूप से एक परिवार को चूस सकती है, वो बीमारी का सामना करने के लिए एक संबल जो है वो अशोक गहलोत सरकार ने दिया था। पर भजनलाल शर्मा सरकार की क्या मंशा है, भले ही मंत्रिमंडल विस्तार में समय जो लग रहा है वो एक तरफ है, पर यह साफ होना बेहद जरूरी है कि इन योजनाओं के तहत सरकार क्या इनको आगे कंटिन्यू करने की मंशा बना के रखी हुई है, या फिर उसकी मंशा ये है कि उसको एक अलग अमली जामा पहनाएगी। सारी बातें क्लैरिफिकेशन होना, एक असमंजस की स्थिति को दूर करना, ये बेहद जरूरी है भजनलाल शर्मा की सरकार के लिए। विजय जी, एक सवाल ये भी उठता है कि योजनाएं और भी कही थी जिसमें 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की भी बात की गई थी। क्या आपको लगता है कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के द्वारा एक क्लैरिफिकेशन देना कि योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी, वो उसको भी दायरे में लेता है? क्या जो 100 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही थी वो आगे कंटिन्यू की जाएगी? नहीं, वो तो सरकार ने कह दिया है कि 100 यूनिट बिजली जो अभी दी जा रही है वो कंटिन्यू रहेगी। 2000 यूनिट जो किसानों को बिजली माफ है हर महीने, वो भी कंटिन्यू रहेगा। और ये सब सिलेंडर 450 रुपए में करने की बात कही, वो उसके लिए वो गाइडलाइन तय करेंगे अभी नए सिरे से। लेकिन 31 मार्च 2024 तक पिछली सरकार बजट में आवंटित कर गई है ये सब, तो इसलिए कोई छेड़ने का मतलब भी नहीं है। इनको तो 31 मार्च 2024 के बाद जो इनको अपनी जेब से मतलब नए सिरे से जो नया बजट बनाना पड़ेगा उसके लिए प्रावधान रखने पड़ेंगे। दिक्कत यह है कि इनको अपनी योजनाओं पर भी पैसा लगाना है, लाडोली योजना है, तमाम दूसरी योजनाएं हैं, महिलाओं को जो पैसा देने की बात है, किसानों को 6000 की जगह 12000 रुपया देने की बात है, उसके लिए भी पैसा लगाना है। और दूसरा, अशोक गहलोत की योजनाओं को हम बंद नहीं कर सकते, नहीं बंद करेंगे, लेकिन चलाएंगे नहीं। बंद तो चलाएंगे नहीं तो अपने आप बंद हो जाएगी। नहीं, वो तो आपकी बात, अगर चलाएंगे नहीं तो वो एक तरह से शायद इंडिकेशन है कि वो सरकार उसको बंद करने की मंशा में है। पर क्योंकि मार्च के महीने में कहा जा रहा है कि आचार संहिता लागू हो सकती है, तो ऐसे में कोई भी ज्यादा व्यापक तौर पर योजना लाने का काम तो हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद सरकार करे। पर साफ तौर पर यह समझ में आ गया है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस प्रकार से मंथन चल रहा है, मंत्रणा चल रही है, भजनलाल शर्मा खुद दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, उप मुख्यमंत्रियों को लेकर साथ जा चुके हैं, और जिस तरह से वो एक देश जो है उसको एक मजबूत बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसा कि विजय जी भी कई बार कह चुके हैं कि कम से कम 8-10 महीने दिए जाने चाहिए एक मुख्यमंत्री को। अच्छा, दूसरी मैं एक छोटी सी बात, आप खत्म कर रहे हैं इसलिए, ये बजट भी लोकसभा चुनाव के बाद आएगा, फुल फ्लेज बजट। अभी तो सरकार लेखानुदान ले लेगी, क्योंकि केंद्र सरकार के बजट का इंतजार करती हैं राज्य सरकारें, आजकल हमने देखा है। और केंद्र सरकार का भी अभी लेखानुदान होगा, केंद्र का भी वोट ऑफ अकाउंट होगा। नई सरकार जो गठित होगी, मई में नई सरकार गठित होगी, जून में नई सरकार का, केंद्र सरकार का बजट आएगा, तो उसको ध्यान में रख के फिर राज्य सरकारें जून के एंड में या जुलाई में पूरा फुल फ्लेज बजट लेकर आती है। तो तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, लेकिन तब तक जो चल रहा है वो नहीं चलेगा, पूरी तरह से चलेगा, अधूरे ढंग से चलेगा, कौन उसके दायरे में आएगा, कौन दायरे में नहीं आएगा, ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, बस क्लियर हो जानी चाहिए, विजय विद्रोही जी का कहना है। और दूसरी बात ये भी है कि जो मुझे लगता है कि भाजपा बार बार ये जो कहती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो कहते थे कि राजस्थान में भाजपा की सरकार लाइए और डबल इंजन की सरकार अगर आती है तो वो विकास का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। अब भाजपा के पास शिकायत करने का स्कोप नहीं रह जाएगा। अगर विफल रहती है प्रदेश की सरकार तो वो ये नहीं कह पाएगी कि भाजपा ये नहीं कह पाएगी कि हमारी यहाँ पे सरकार नहीं है, इसलिए केंद्र की पॉलिसीज यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सवाल और भी कई हैं। सवाल ये भी है कि पूर्वी क्षेत्र में ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट को
राजस्थान की सरकार लेकर आएगी या नहीं आएगी। भाजपा के कई नेता ऐसे भी हैं जो पहले कह चुके हैं कि राजस्थान में आप सरकार को भाजपा की लाइए और फिर देखिए यहाँ पर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि आरसीपी किस तरह से लागू होता है। वो लागू कब तक होगा, अगर होगा तो। और जिस प्रकार की बातें भाजपा के नेता चुनाव से पहले किया करते थे कि यहाँ पे जिस तरह से यूपी में डबल इंजन की सरकार की बात की जाती थी, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की बात कही जाती थी, राजस्थान में बार बार नेता भाजपा के कहते थे कि यहाँ पर अगर आपको वैसा विकास चाहिए तो यहाँ पर आप भाजपा की सरकार लाइए। अब वो सरकार आ गई है तो अब भाजपा के पास शिकायत करने का उस प्रकार से स्कोप नहीं रह जाएगा। पर विजय विद्रोही जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनके सानिध्य में हमने ये सारी बातचीत की, इनसे बातचीत की, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी, उम्मीद है कि आगे भी आपसे बातचीत होगी और हमारे साथ ये सारी बातचीत और हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन करने के लिए विजय जी का बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान तक के लिए जयपुर से मैं देवंकुर बुधावन।